हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जानने वाले हैं टाइप्स ऑफ स्लीपर्स के बारे में। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं स्लीपर्स का रोल और फंक्शन। सो टाइप्स ऑफ स्लीपर से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सबसे पहले पीछे जाते हैं कि पुराने जमाने में क्या होता था। वुड बहुत कॉमनली यूज होती थी, तो बहुत कॉमनली मिलती थी। तो जो सबसे पहले टाइप का स्लीपर है वो वुड स्लीपर है। तो बेसिकली जब हम वुड स्लीपर की बात करते हैं तो वुड स्लीपर भी अलग अलग गेजेस के लिए यूज करे जाते थे। वहां पे भी कुछ स्टैंडर्ड गेज रहते थे, जैसे कि आपका मीटर गेज हुआ, है ना, ब्रॉड गेज हुआ, नैरो गेज हुआ। और इनकी साइजेस भी वही थोड़ा सा डिफर करती हैं अभी के जो साइजेस हैं उसके हिसाब से। बेसिकली आप यहाँ पे स्लाइड्स में भी देख सकते हैं कि जो आपका ब्रॉड गेज है उसका साइजिंग क्या है, 2740 इंटू 250 इंटू 130। और अगर हम ब्रॉड गेज की बात करें और मीटर गेज की 1830 इंटू 203144। तो ऐसे अलग अलग 2-3 प्रकार के हम लोग यूज करते थे, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। अब इसमें दिक्कत क्या थी? वुड, अगर हम बात करें वुड्स की, तो बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है, हमें आसानी से मिल जाती है। और इसकी कॉस्टिंग इनिशियल अगर हम देखें तो थोड़ी ज्यादा आती है, बट इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि जब हम वुड के स्लीपर्स का यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो जब हम वुड के स्लीपर्स का यूज करते हैं तो क्या होता है, वुड के स्लीपर्स का यूज करने से ये जो आपका ट्रैक है, अगर आप यहाँ पे ट्रैक ड्रॉन कर रहे हैं, तो जो भी आपका ट्रैक रहेगा इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग होगी, ये अपने प्रॉपर लेवल पे रहेगा, इसकी ग्रिपिंग अच्छी होगी, ठीक है। और ये जब आपकी अभी जब ट्रेन जाती है तो आप देखने को मिलता होगा काफी नॉइज आती है, काफी नॉइज क्रिएट करती है। तो अगर हम वुडन स्लीपर का यूज करते हैं तो उस टाइम पे क्या होगा, नॉइज भी यहाँ पे कम क्रिएट होगी। तो ऐसे बहुत सारे इसके एडवांटेजेस हैं, बट न खाली एडवांटेज, अभी हम वुडन स्लीपर को यूज नहीं कर रहे, तो इसके एडवांटेजेस के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे, इसलिए हमें इसको क्या करना पड़ा, रिप्लेस करना पड़ा। क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं? सबसे पहला डिसएडवांटेज तो ये है कि जो वाइट एंट होते हैं, है ना, जिनको दीमक भी कहते हैं, तो क्या होता है कि अगर बारिश आई तो बारिश आएगी तो उसमें क्या होगा, ये गीले हो जाएंगे। गीले हो जाएंगे तो ये लकड़ी वुडन है, तो वाइट इंसेक्ट का जो अटैक है इस पे बहुत जल्दी हो जाएगा, है ना। और इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, अभी तो ठीक है, आप इनिशियली ठीक है, हमने समझ लिया कॉस्ट कम आ रही है, मगर बाद में हमें इसको रेगुलर वॉच करना, इसका रिप्लेसमेंट और फर्दर इसकी डेंटिंग पेंटिंग, तो जो बाद की आपकी जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, मेंटेनेंस कॉस्ट इसमें बढ़ जाएगी, है ना। और इसकी लाइफ भी कम रहती है, डिफिकल्ट रहता है। अगर आपको एक गेज को मेंटेन करना है तो गेज को मेंटेन करना भी इसमें वुडन स्लीपर्स के साथ थोड़ा टिपिकल हो जाता है कि आप प्रॉपर ये जो रेल टू रेल जो डिस्टेंस है आप इसको प्रॉपरली मेंटेन कर सकें, है ना। तो ये भी थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है अगर आप वुडन के साथ जाते हैं। तो अब इसको हमने क्या करा, इसको हमने फर्दर रिप्लेस कर दिया। अब नेक्स्ट हम सेकेंड टाइप का स्लीपर जो जिसकी हम बात करने वाले हैं वो कौन सा है, स्टील स्लीपर्स। स्टील स्लीपर्स जो हम यूज करते हैं ये एक तरीके से काफी अच्छे स्लीपर्स माने जाते हैं। और इसमें बेसिकली जो स्ट्रेंथ है, जो आपकी जो भी आपके स्लीपर में स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो पर्टिकुलर अगर आप इसमें देना चाहते हैं तो वो आपको मिल जाएगी। और अगर हम लेंथ की अवेलेबिलिटी की बात करें कि कितना लेंथ तक आपको स्लीपर्स मिल सकते हैं, तो इट्स समथिंग अप्रोक्सीमेट डेटा है ना। कुछ स्टैंडर्ड साइज भी हम फॉलो करते हैं, तो पर्टिकुलर इतने लेंथ तक का मिल जाएगा, 2680 समथिंग, ठीक है। और इसमें जब आप स्लीपर्स बनाते हैं तो स्लीपर्स कुछ इस तरीके से आप ड्रॉन करते हैं, कुछ ऐसे बने हुए होते हैं, है ना। तो ये जो आप यहाँ पे स्लोप देते हैं इसको हम इन स्लीपर्स में समथिंग अबाउट 1:20 का रखते हैं, अगर हम स्लोपिंग की बात करें इनवर्ट साइड, है ना। और इसमें क्या होता है, देखो अब स्टील तो अलग अलग साइजेस का आता है, तो कुछ स्पेसिफाइड हम यहाँ पे थिकनेस का यूज करते हैं इन स्टील स्लीपर्स में। और जो स्पेसिफाइड थिकनेस की हम बात करें, जो हम जिस गेज की हम यूज करने वाले हैं प्लेट, वो समवॉट अबाउट 6 mm होती है ना। इट्स ऑल अबाउट द स्टील स्लीपर। अब स्टील स्लीपर्स में भी अलग अलग दो पार्ट के होते हैं, दो टाइप के होते हैं स्लीपर्स। इसमें आपको कौन कौन से मिल जाएंगे, एक तो आपको की स्लीपर मिल जाएगा, की टाइप का, और एक आपको क्लिप
या बोट टाइप का स्लीपर मिल जाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर हम जैसे कि डायग्राम में देखेंगे तो इसमें की टाइप का स्लीपर भी है, और की टाइप का स्लीपर मतलब कि वो स्लीपर, उस टाइप का स्लीपर जिसको हम कनेक्ट करने के लिए जॉ, लग, इसका अगर यूज कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, की स्लीपर, है ना। और अगर हम क्लिप स्लीपर की बात करें तो क्लिप स्लीपर्स क्या होते हैं, जो नॉर्मल स्लीपर्स जो हम यूज करते हैं, बट क्लिप स्लीपर्स में एक डिसएडवांटेज है। क्या डिसएडवांटेज है, इसमें क्रैक्स जनरली डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। तो फर्दर अगर हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो स्टील स्लीपर की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये काफी ज्यादा लाइट वेटेड है, बहुत हल्का होता है ना, क्योंकि गेज से बना हुआ होता है तो उतना ज्यादा वेट नहीं आता कंपेरेटिव टू अदर। अगर हम कंक्रीट या आरसीसी या प्री स्ट्रेस स्लीपर की बात करें तो उसके कंपैरिजन में इसका वेट कम रहेगा। ठीक है, इसके साथ साथ वुडन से ऑब्वियसली बात है, वुडन में जो हम देख रहे थे कि यहाँ पे कुछ एंट वगैरह आ रही थी, है ना, वाइट एंट आके इसको डिस्ट्रॉय कर रही थी, इसकी लाइफ को कम कर रही थी। तो ऐसा कोई यहाँ पे सीन नहीं होता, तो इसकी लाइफ भी क्या रहती है कंपेरेटिव टू वुड, इसकी लाइफ भी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। ठीक है, इसमें जो फास्टनर्स है, फास्टनर्स बहुत कम लगते हैं। अगर आपको वुडन को क्या होता है कि अगर आप सेम, अगर स्टील से स्टील को जोड़ना है तो उसमें फास्टनिंग की जरूरत कम पड़ेगी। अगर वुड से स्टील को जोड़ना है तो उसमें फास्टनर की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें स्टील स्लीपर्स में हमें फास्टनिंग की जरूरत भी कम पड़ती है। ठीक है, इसमें क्रीप जनरेट होने के चांसेस भी क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। सेटलमेंट जो होता है, तो सेटलमेंट के चांसेस भी इसमें क्या हो जाते हैं, रिड्यूस्ड हो जाते हैं। तो ये तो सारे हमने एडवांटेजेस की बात करी है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, पहली बात तो ये काफी कॉस्टली है। ऑब्वियस सी बात है, स्टील सस्ता नहीं आता, तो इनिशियल कॉस्ट इसकी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके साथ साथ आपको पता है कि इसमें व्हाइट एंड की दिक्कत थी, तो इसमें किसकी दिक्कत आएगी, अगर वेदरिंग होगी तो कोरोजन की प्रॉब्लम आने लगेगी, ये इजीली कोरोड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसकी सूटेबिलिटी की बात करें तो ये हर जगह सूटेबल नहीं होते, मतलब इनको हम हर कहीं यूज नहीं कर सकते। कुछ पर्टिकुलर जगह पे जहां पे आपका लोडिंग बहुत ज्यादा आ रही है, बहुत ज्यादा हैवी आ रहा है, वहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमें वेदरिंग इफेक्ट भी देखना होगा, है ना। अगर जैसे मेघालय वगैरह हुआ जहाँ पे हाई हैवी रेन होती है, वहां पे हम इनको यूज नहीं कर सकते। इनको यूज करते टाइम हम देखना पड़ेगा कि हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है वो प्रॉपर होना चाहिए जब हम इसका स्टील का यूज, मतलब प्रिकॉशन काफी सारे रहते हैं इसको यूज करने के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो और किसका होता है, स्टील। स्टील से चीप, अगर स्टील के और नीचे जाओगे तो क्या आ जाएगा, कास्ट आयरन आ जाएगा, है ना। तो इसकी जो कास्ट आयरन की इनिशियल कॉस्ट रहेगी ये क्या रहेगी, कंपैरेटिव टू स्टील कम रहेगी। ठीक है, अब अगर हम कास्ट आयरन की बात करें कि इसके क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, जनरली बहुत सारी जगह कास्ट आयरन का आजकल वर्ल्ड में यूज किया जा रहा है ना, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे हैं हम लोग। अब कास्ट आयरन की बात करें तो कास्ट आयरन के एडवांटेजेस, सबसे पहले तो प्राइसिंग लो है ना, ऑब्वियसली इससे तो कम प्राइस का ही पड़ेगा कास्ट आयरन की अगर हम बात करें तो प्राइसिंग लो है। इसके बाद अगर हम बात करें कि और इसकी मेंटेनेंस जो रहता है, कास्ट आयरन का मेंटेनेंस भी कम रहता है, ये इजीली एडजस्ट हो जाता है, इसकी अवेलेबिलिटी हर जगह आपको मिल जाती है ना। और इसमें क्रीप, जनरली क्रीप इसमें भी आने के, कास्ट आयरन में भी क्रीप आने के चांसेस क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। अब डिसएडवांटेजेस क्या क्या है इसके, डिसएडवांटेजेस ये है कि देखो कास्ट आयरन में अगर हम कार्बन की बात करें, है ना, कार्बन एक ऐसा कंटेंट है, अगर आप कार्बन कंटेंट को आप चेंज करते जाएं तो आप कास्ट आयरन, है ना, पहले रॉट आयरन फिर कास्ट आयरन, धीरे धीरे ऐसे चेंज होते जाएंगे। मतलब जैसे आप प्योरिटी के साथ जाते जाएंगे वैसे वैसे कार्बन कंटेंट भी कम करते जाएंगे। तो अब अगर कार्बन कंटेंट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ब्रिटलनेस होगी, है ना, जितना ज्यादा कार्बन कंटेंट उतना ज्यादा ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस मतलब कि अगर जैसे कि मैं इसकी बात करूं तो ये मेटेलिक नहीं है, प्लास्टिक है। अगर मैं इसको मोड़ू तो क्या हो जाएगा, इजीली ब्रेक हो जाएगा। क्यों ब्रेक हो रहा है, क्योंकि ये कैसा है आपका ब्रिटल मटेरियल। जैसे चौक की बात करें, चौक को भी अगर हम ऐसे करेंगे तो इजीली
ब्रेक हो जाएगा। मगर कंप्रेशन में अगर हम ब्रिटल कंप्रेशन की बात करें तो कुछ हद तक इसकी कंप्रेशन सहने की, जो कंप्रेसिव लोड बेयर करने की टेंडेंसी अच्छी रहती है। तो अब इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है? यही है कि बार बार अगर इस पे लोडिंग आए तो इससे क्या होगा कि एक टाइम बाद हमें इसमें क्रैक्स जनरेट या डिफॉर्मेशन देखने को मिलेंगे, है ना। तो काफी लॉन्ग लाइफ हम इसे नहीं मान सकते उस कंडीशन में, ठीक है। और फास्टनिंग भी हमें ज्यादा लगेगी, इसमें ज्यादा फास्टनर्स की जरूरत पड़ेगी अगर हम कार्बन की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। अब नेक्स्ट, आप अगर रेलवे ट्रैक में जाएंगे तो आपको जनरली आरसीसी के कुछ स्लीपर्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे एक फैक्ट्री भी है ना। यहाँ से अगर आप इटारसी के उधर से निकलते हैं तो वहाँ पे एक फैक्ट्री दिखती है, स्लीपर फैक्ट्री। तो अब स्लीपर्स की बात करें तो आरसीसी स्लीपर बहुत इंडिया में तो काफी कॉमनली यूज होते हैं, और इसके अलग अलग टाइप्स भी होते हैं, जैसे ब्लॉक स्लीपर्स हुए, है ना, थ्रू टाइप स्लीपर्स हुए। इसके एडवांटेजेस क्या क्या है? अब जैसे कि हमने देखा था कि यहाँ पे कोरोजन हो रहा था, कहाँ पे? जब हम स्टील की बात कर रहे थे, स्टील स्लीपर्स की बात कर रहे थे, कास्ट आयरन स्लीपर्स की बात कर रहे थे, तो इसमें कोरोजन की प्रॉब्लम ज्यादा आ रही थी। तो हमने कहा कि अगर हम देखें कि जब एक ट्रेन ट्रैक से मूव करती है, मान के चलो कि एक ट्रेन है ना, और ये कहाँ से मूव कर रही है? हमारे रेलवे ट्रैक से मूव कर रही है। तो जब ये ट्रेन हमारे रेलवे ट्रैक से मूव कर रही है तो नीचे क्या दे रही है? कंप्रेसिव फोर्स दे रही है। अच्छा, इसमें खाली कंप्रेसिव फोर्स नहीं लगता, कंप्रेसिव फोर्स के साथ साथ इसमें वाइब्रेशंस भी आते हैं। आपने देखा होगा जब ट्रेन चलती है तो आपको खुद को महसूस होता है, अगर आप स्टेशन पे खड़े हैं या ट्रेन के अंदर बैठे हैं तो वो वाइब्रेशंस आपको भी महसूस होती हैं, है ना। तो लॉन्गिट्यूडनल लेटरल दोनों डायरेक्शन में खाली एक्सियल फोर्स नहीं लग रहा। एक्सियल फोर्स बोले तो खाली यहाँ पे इस तरीके से एक ही पॉइंट पे, सर्टेन पॉइंट पे लोडिंग नहीं दे रहे हैं हम, ये लोडिंग के साथ साथ हम यहाँ पे वाइब्रेशन भी दे रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा? हमने कहा कि कोरोजन भी हो रहा है, कॉस्टिंग ज्यादा पड़ रही है, मेंटेनेंस ज्यादा पड़ रहा है, क्रैक भी आ रहे हैं, तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया आरसीसी से। आरसीसी में क्या होता है? आरसीसी मतलब रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। रेनफोर्समेंट इसलिए दे रहे हैं कि ये टेंशन फोर्स को बेयर कर सके, और कंक्रीट कंप्रेशन फोर्स में बहुत अच्छा माना जाता है। तो मतलब कि ये दोनों को बेयर कर सकता है, टेंशन फोर्स को भी बेयर कर रहा है, कंप्रेशन फोर्स को भी बेयर कर रहा है। तो हम आरसीसी के स्लीपर्स जनरली देते हैं क्योंकि एक तो ये रीजन है, इसके बाद कॉस्ट कम है, कोरोजन की प्रॉब्लम नहीं होती है, इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, बहुत इजीली मिल जाते हैं, है ना। लॉन्गिट्यूडनल लेटरल डायरेक्शन में भी अगर हम इसकी फिजिबिलिटी की बात करें तो ये बाकी स्लीपर से ज्यादा फिजिबल है। तो सब अच्छा ही अच्छा नहीं है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो डिसएडवांटेजेस क्या होंगे इसके? अब देखो आरसीसी क्या बन रहा है, अगर कंक्रीट की कोई भी चीज बनाते हैं उसको कंपैरिजन आप स्टील से कर लो, वुड से कर लो, या फिर कास्ट आयरन वाले से कर लो, है ना, किसी इनमें से किसी से भी कर लो, तो इसका वेट क्या रहेगा आरसीसी का? इन तीनों के कंपैरिजन में इसका वेट ज्यादा रहेगा। वेट ज्यादा रहेगा, इसके साथ साथ अभी मैंने पहले बताया था कि अगर सेम प्रॉपर्टी की चीजें हैं तो इसमें फास्टनिंग कम लगती है। अब इसमें प्रॉपर्टी क्या हो गई? चेंज हो गई, तो इसमें क्या हो जाएगा? दोनों की प्रॉपर्टी चेंज होने में इसमें फास्टनिंग भी ज्यादा लगेगी। इसको वेट ज्यादा है तो जब आप बिछाएंगे तो उसमें भी आपको क्या लगेगा? उसमें भी दिक्कत आएगी, उसमें भी प्रॉब्लम आएगी। इसके साथ साथ चूंकि ये कंक्रीट का बना हुआ है तो वेदरिंग इफेक्ट का इसमें भी असर पड़ेगा। कभी धूप पड़ रही है ना, जो देखा होगा आपने, जो हमारे ऊपर टेरेस रहता है, तो टेरेस का जो आप उसमें छत वगैरह नहीं कर रहे या फिर आप उसमें टाइल्स नहीं बिछा रहे, तो आपको देखने को मिलता है, क्या होता है कि हमें ये देखने को मिलता है कुछ टाइम बाद वेदरिंग इफेक्ट के कारण उसके पपड़े निकलने लगते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी होता है, जो बारिश और वेदरिंग, हवा, धूप, पानी, अलग अलग मौसम, जब इसका इफेक्ट आरसीसी स्लीपर्स पे आएगा तो क्या होगा? वो सारे स्लीपर्स क्या हो जाएंगे? कहीं ना कहीं ब्रेक होने लग जाएंगे, है ना। तो वेदरिंग इफेक्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्लीपर्स हैं वो है प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्लीपर। देखो प्री स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, ये तो हमने समझ लिया आरसीसी के होते हैं। प्री स्ट्रेस में क्या होता है? प्री स्ट्रेसिंग में ये जो हम यहाँ पे कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट का यूज कर रहे हैं, इसी की स्ट्रेंथ को हम क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे।
मान के चलो कि यहाँ पे इसकी हमने देखा कि ठीक है, कंप्रेशन में तो सही आ रहा था, है ना। दो फोर्स रहते हैं, टेंसाइल फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स। तो हमने देखा कि ये जो हमारी बीम है, जब हमने इस बीम में, इसी तरीके से स्लीपर्स भी होते हैं, तो इस बीम में जब हमने लोडिंग लगाई, तो लोडिंग लगाने के बाद हमें देखने को मिला कि ये बीम कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो रही थी, इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो रही थी। ऊपर वाला जो पोर्शन है वो कंप्रेशन में जा रहा था, नीचे वाला पोर्शन टेंशन में। खिंच रहा है, खिंचाव आता है, तनाव आता है तो टेंशन, और अगर कंप्रेस्ड हो रहा है तो कंप्रेशन। तो हमने क्या करा था, यहाँ पे हमने आरसीसी स्लीपर्स दे दिए थे। आरसीसी स्लीपर्स में हमें पता है कि जो कंक्रीट है वो किसके लिए अच्छा है, आपके कंप्रेशन के लिए, तो हमने यहाँ पे कंक्रीट दे दिया था और यहाँ पे रिइंफोर्समेंट बार्स दे दिए। बट हमने देखा कि इतने से काम नहीं चल रहा है ना। यहाँ पे हमें क्या करना था, अगर हमें यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाना है और इसके वेट को कम करना है, तो हम किसके साथ जाएंगे, आप प्री स्ट्रेसिंग के साथ जाएंगे। अब प्री स्ट्रेसिंग में क्या करेंगे, ये जो हमारा बीम है, इस बीम में बीच में एक टेंडन वायर डालोगे, ठीक है। इस बीम में टेंडन वायर डालने के बाद यहाँ से जो वायर निकलेगा, इसको पहले आप स्ट्रेस्ड करोगे, है ना। इसमें कुछ स्ट्रेस करोगे, स्ट्रेस इंक्रीज करोगे। तो स्ट्रेस अगर हम बात करें तो स्ट्रेस जो एफ वाई रहता है, एफ वाई की लिमिट को हम इंक्रीज कर रहे हैं, है ना। अगर आपने किसी चीज को पहले से घुमा रखा है, ठीक है, या पहले से उसको टेंसाइल फोर्स दे रखा है, अब क्या होगा, अब जब फोर्स लगेगा तो पहले ये जो आपका इंक्रीज वाला जो आपने स्ट्रेस इंक्रीज करी थी, यहां से कहाँ जाएगा, नॉर्मल पे जाएगा, है ना। कहाँ चला जाएगा, नॉर्मल एफ वाई पे चला जाएगा, है ना। तो 0.87 एफ वाई से हमने स्ट्रेस को इंक्रीज कर दिया, तो यहाँ पे स्ट्रेस की अमाउंट इंक्रीज हो गया। अब जब लोड लगेगा तो पहले से वो स्ट्रेस्ड है, तो पहले स्ट्रेस से कहाँ जाएगा, नॉर्मल, फिर नॉर्मल से कहाँ जाएगा, डिफ्लेक्शन पे। और इसके साथ साथ ऐसा करने से हम इसकी क्वांटिटी को भी रिड्यूस कर सकते हैं, जिससे इसका वेट भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, है ना। इसमें भी अलग अलग प्रोसेस होती है, प्री टेंशनिंग, पोस्ट टेंशनिंग, है ना। तो एक छोटा सा आपको मैंने एग्जांपल दिया है, आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा, है ना। तो अब ठीक है, ये काफी अच्छा है, प्री टेंशन हम करके लगा सकते हैं, बट इसके भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं, हम इसको हर जगह यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भी हमें देखना पड़ेगा कि फिजिबल लोडिंग कितनी आ रही है ना। इसके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करेंगी। अगर आपका लोड बहुत ज्यादा आ रहा है, मतलब कि वो आप दिल्ली से जा रहे हैं, तो दिल्ली में आपको स्लीपर्स डालने हैं तो काफी हैवी लोडिंग आने वाली है, क्योंकि आपको पता है कि वहां से डेली बहुत सारी ट्रेन ट्रेवल करके जाती हैं, और इसके साथ साथ जो पैसेंजर्स वहां पे जाते हैं उनकी क्वांटिटी भी काफी ज्यादा है। तो दोनों चीजें काफी ज्यादा है, तो क्या होगा कि यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेंथनिंग बढ़ानी पड़ेगी। तो वहां पे हम प्री स्ट्रेसिंग का यूज कर सकते हैं, है ना। मगर नॉर्मल जगह पे हम जहाँ लोडिंग कम है वहां आरसीसी के साथ ही जाएंगे या दूसरे स्लीपर्स का ही यूज करेंगे, क्योंकि इसकी कॉस्टिंग भी ज्यादा है। इसमें भी काफी ज्यादा कॉस्ट लगता है, मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी भी ज्यादा आती है ना, इनिशियली। और बाकी सारी चीजें तो ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू।